इसको लाया जाता है, उसके अपाहिज होने के कारण पूछे जाते हैं। एक दूरदर्शन कर्मी अपाहिज से उस अपाहिज से पूछेगा कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपके अपाहिज होने के कारण क्या हैं बताइएगा। उसको बड़ा करके दिखाया जाता है ताकि वह दर्शकों के सामने अपने अपाहिज होने के कारण बता सके। तो इस प्रकार से उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेढंगे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो पहला काव्यांश है उसमें कवि रघुवीर साय जी ने मीडिया कर्मियों की संवेदन शून्यता पर करारा व्यंग्य किया है। दूसरा पहला ही काव्य है, पहली पंक्ति में दिखाया है कि वो अपने आप को समर्थ मानते हैं, ताकतवर मानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मीडिया दूरदर्शन वाले किसी को भी बड़ा करके दिखा देते हैं, किसी को भी निम्न दर्जे का दिखाते हैं अपने सीरियल के माध्यम से, तो अपने आप को ताकतवर मानते हैं। एक नाटकीयता का गुण है भाषा में विद्यमान है। ये पहले काव्यांश है, उसका सारांश है। हाँ, तो दूसरा जो काव्यांश है इसमें दूरदर्शन कर्मी है, दोबारा से उसे कहेंगे कि सोचिए, कोशिश कीजिए, बराबर कोशिश कीजिए कि आप अपाहिज होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए। तो दूसरा जो काव्यांश है उसमें अपाहिज जो व्यक्ति है उसको तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं दूरदर्शन के कर्मचारियों द्वारा कि आप अपाहिज होकर के कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, बराबर प्रयास कीजिए। वो स्वयं कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इस काव्यांश में भी जो दूरदर्शन कर्मी हैं अपनी नाटकीय शैली से ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा दबाव डालते हैं उस अपंग व्यक्ति के ऊपर कि अपने अपाहिज होने का, अपने अपंग होने का जो कारण है उसको सामने रख पाए। भावार्थ यह है कि वो अपाहिज व्यक्ति भला अपने दुख को, दर्द को, अपनी पीड़ा को कैसे कैमरे के सामने बयां कर सकता है। सारांश में दूरदर्शन कर्मी का उसके अपाहिज होने के कारण, उसकी संवेदना से, उसकी पीड़ा से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनका मुख्य प्रयोजन है अपने व्यावसायिक हितों को पूरा करना, वो अपने टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे काव्यांश से इसमें यही दर्शाया है। और दूसरा इसमें ये नाटकीयता का गुण है वो विशेष रूप से विद्यमान है। बार बार इस प्रकार से कहा जाता है आप बोलिए, तो ये एक नाटकीय शैली इसमें दर्शाई गई है। तीसरा और जो अंतिम काव्यांश है उसमें दर्शाया गया है कि कैमरे के सामने जो अपाहिज है उसकी जो आंखें हैं वो फूली हुई हैं और उसके होठों पर एक कसमकसाहट से एक पीड़ा उसकी दर्शाई जा रही है। आपने सामान्य रूप से भी देखा होगा कि जब रोने के कारण, दुख के कारण है, आंखें फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। और इसी प्रकार से जो हृदय की जो बेचैनी है, दिल की जो पीड़ा है, जब आप जुबान पर नहीं आ पाती है तो एक कसमकसाहट से, एक कशिश सी, एक पीड़ा सी बनी रहती है। कसमकसाहट, एक पीड़ा, एक कशिश, एक जो वो उसको बोल नहीं सकता, उसको कसमकसाहट कहते हैं। तो इसमें लास्ट जो काव्यांश है, अंतिम काव्यांश में रघुवीर साय जी इसको यही दर्शाना चाहते हैं कि जो दूरदर्शन कर्मी है बार बार प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के कारण है जो अपाहिज है उसकी आंखें फूल सी जाती हैं, उसके होठों के ऊपर एक कसमकसाहट से दिखाई जाती है। बराबर उनका ये प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार से जो अपाहिज है, अपंग है, वो रोने लग जाए। और इसके रोने से क्या होगा कि जो दर्शक हैं और अपाहिज है वो दोनों एक साथ रोएंगे। वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। वो बराबर ऐसे ऐसे बेढंगे, बेतुके से, निष्प्रयोजन, कुतर्क वाले प्रश्न हैं वो अपाहिज से करते हैं। लेकिन अपाहिज है उनके कहने पर रो नहीं पाता है। वो इस प्रकार से वो बराबर प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास में असफल हो जाते हैं। अंत में दूरदर्शन कर्मी है आपा खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं। उनका मुख्य प्रयोजन ये था कि हमारे जो दर्शक हैं वो साथ में रोने लग जाएं। आप यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो धारावाहिक, रामायण धारावाहिक जब 90-91 में शुरू हुआ, रविवार को 9 बजे आता था, तो उस समय लोग टीवी के ऊपर, सीता के ऊपर रावण के द्वारा जब उसको पीड़ित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, तब रोने लग जाती थी माताएं, बहनें। तो एक प्रकार से जो हमारी संवेदनाएं उकेरी जाती हैं,
बागवान फिल्म में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से उसमें आप देखोगे तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि साहित्य है या फिल्म है या कोई दृश्य है, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और इसी प्रकार से अपाहिज व्यक्ति के अपाहिज होने की जो संवेदना है, उस संवेदना का लाभ उठाना चाहते थे मीडिया कर्मी, जिसमें वो असफल हो जाते हैं और असफल होने के कारण एकदम अपना धैर्य खो बैठते हैं। और दूरदर्शन कर्मी वो क्या बैठता है कि छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है, पर्दे की कीमत है, वक्त की कीमत है। और आपने ये देखा कि एक संवेदना से भरा कार्यक्रम, और वो एक मुस्कान भरते हुए अपने कार्यक्रम को है वो बंद करते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि एक तरफ तो संवेदनाओं का वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं, दूसरा वो अपना धैर्य है वो खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपाहिज है, अपंग है, वो रो नहीं पाता है, और उसके न रोने के कारण दर्शक भी उस कार्यक्रम का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसके साथ वो उनका तारतम्यता, उनका लगाव नहीं जुड़ पाता है। परिणाम स्वरूप उनको दर्शकों के लिए उनका जो कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में, अंत में जो दूरदर्शन कर्मियों की जो मुस्कान है, उसमें रघुवीर साय ने वो व्यंग्य दर्शाया है कि एक तरफ तो वो संवेदनशील होने का ढोंग करते हैं कि हम सामाजिक हैं, संवेदनाओं से भरा कार्यक्रम हम दर्शकों के लिए लेके आते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मुस्कान है उनके अवसरवादी होने का, व्यवसायिक लाभ उठाने का आधार है। सार संक्षेप में हम यही कहेंगे, इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन कर्मी जिनकी जो संवेदनाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, वो संवेदनहीन हो गए हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है अपने व्यवसायिक हितों का लाभ उठाना है। अवसरवादी आज का जो मीडिया है, दूरदर्शन कर्मी हो गए हैं। इस बात को रघुवीर साय ने मुख्य रूप से दर्शाया है। इसका जो विशेष जो निकल के आता है, सबसे पहले दूरदर्शन कर्मियों की जो संवेदनहीनता है उसके ऊपर करारा व्यंग्य है। दूसरा, भाषा में नाटकीयता का गुण है। पूरी जो कविता है उसमें आप देखेंगे एक नाटकीयता का गुण है। एकदम में अपाहिज को लाया जाता है, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तेज बोलिए, अपनी बात को रखिए, आप अपाहिज क्यों, इस प्रकार की नाटकीयता शुरू से लेकर आखिर तक बनी रहती है। दूसरा, मुक्तक छंद इसमें विद्यमान है। शब्द की लाक्षणिक शक्ति, जो शब्द है उसमें 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। लाक्षणिक लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लिया गया है। तो शब्द की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग है। सरल सहज उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से जो आज का जो मीडिया है उसके ऊपर व्यंग्य है, सरल भाषा है, और इसके माध्यम से कवि ने अपनी बात रखी है। आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अगले उसमें हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद।